हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। हम डेली करंट अफेयर एनालिसिस विद स्टैटिस्टिक्स के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 19 अक्टूबर है 2023। इसमें हम हिंदू का 4 से 6 आर्टिकल 5 आर्टिकल अप्रॉक्सीमेटली इंपॉर्टेंट है। और इसमें जनरली हम एक चीज़ को और भी हम ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जैसे जैसे हम और मेच्योर हो रहे हैं तो उसमें हम एक चीज़ कर रहे हैं कि ना कि हम थोड़ा सा एक प्रीलिम्स कॉमन मेंस और एक प्रीलिम्स के आधार पे हम सारी चीज़ों को लेकर के एनालिसिस करेंगे। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल को नहीं डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल अलग से हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आर्टिकल एडिटोरियल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आपको उसमें पूरी जानकारी मिलती है और न्यूट्रल होती है, बायस नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि जब कोई एडिटोरियल के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल पर्सनालिटी की अपना ओपिनियन होता है और आर्टिकल के नीचे लिखा गया होता है हिंदू के द्वारा कि ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये व्यक्ति का अपना पर्सनल ओपिनियन है और हिंदू या सरकार का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। राइट। तो देखिए, दूसरी चीज इससे क्या होगा कि इससे अगर कोई भी इशू आता है निकल करके तो इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके पीछे ना हिंदू होगा ना सरकार होगी, ये खुद जो है कि लीगल एक्शन से सफ़र करेंगे। बट जो भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो बैलेंस करते हैं और इसका नहीं है कि कोई भी कुछ भी लिख देगा। ठीक है, हिंदू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई पब्लिश करता है तो कोई ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। आइए हम डिस्कस करें। और दूसरी चीज़ है, जो हिंदू होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्लस वनडे का एग्ज़ाम जो होता है, इनके लिए काफ़ी रामबाण होते हैं। देखिए, हिंदी में कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो आपका एक एडवांस लेवल पे लेकर के चले कि आपको ये चीज़ बताए कि नहीं आपको कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है, इस बात को लेकर के ठीक है तो हम जो आज बात करेंगे, ओके बस। ठीक है, यार यहाँ पे पहला जो आर्टिकल है नॉर्मल सा अपडेट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे इजराइल एंड हमास ट्रेड ऑफ ब्लेम ओवर द हॉस्पिटल ब्लास्ट। अभी देखिए, गाजा में जो आप बोल सकते हैं नॉर्थ गाजा में ये जो एक प्लेस है तो वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है तो उसको दोनों कंट्री जो ग्रुप है, कंट्री नहीं ग्रुप, हमास ग्रुप और इजराइल कंट्री एक दूसरे के ब्लेम किए। ये इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इस कुछ चीज़ को लेकर के आया हुआ है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने देखिए अभी इलेक्शन होने वाला है 2024 में। एक सेकंड, मैं यहाँ पे अपना नोट्स ओपन कर लेता हूँ। देखिए 2024 में आपका लोकसभा का इलेक्शन होने वाला अभी जो है कि 5 स्टेट्स का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो रहा है, जिसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है आपका, फिर तेलंगाना है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ भी है शायद, फिर मणिपुर है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के 5 स्टेट के तो गवर्नमेंट ने अपनी पूरी एड़ी चोटी जो बता सकते हो कि जोर लगा रही है। पहला क्या कि अभी एलपीजी एलपीजी की जो प्राइस थी उसमें 200 या 300 रुपये जो है कि कम कर दी। और दूसरा अभी क्या किया है, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी या फिर जो भी कुछ चीज़ें उसको इंक्रीज कर दिया है। और तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पे लेकर के देखेंगे आप, एक सेकेंड थोड़ा सा, तो इसमें एक क्या किया है कि इन्होंने और भी चीज़ों को लेकर के लेके जो पेंशन एम्प्लॉयमेंट सारी चीज़ों को जो कम ये आर्गूमेंट देते हुए कि हम इसको कर रहे हैं। और इसी के साथ ये भी कर दिए कि एमएसपी को डिक्लेयर कर दिया जो राबी क्रॉप्स के लिए होती है। तो मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने किया है और इसके पीछे देखिए जो मेजर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इनके। ठीक है, जो मेजर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इसके पीछे ही जो इलेक्शन है। ठीक है, इलेक्शन। और एक बात हमें याद आती है और बड़ा अच्छा लगता है उनका एनालिसिस। एस वाई सर कुरैशी, ये फार्मर जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ये कहते हैं कि जब 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 चुनाव चुनाव आता है, ठीक है, आता है, गरीब गरीब के थाली में पुलाव आता है। ठीक है, पुलाव आता है। तो कहने का मतलब ये है कि गरीबों के लिए चुनाव एक तरह से बोल सकते हो कि इंश्योरेंस की तरह काम करता है। ठीक है, इनका यही कहना है। क्योंकि जब आते हैं, अगर मान लीजिए जो सेमुलटेनियस जब इलेक्शन होगा तो 5 साल में केवल एक ही बार इलेक्शन होगा। ऐसे हर साल एवरी ईयर
क्या होता है, आपको स्टेट्स में आपको चुनाव देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं एमपी की बात करूं, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान की मैं एग्जांपल लेता हूं। इसमें अभी 2023 में किसका है, अभी जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चल रहा है। फिर उसके बाद 2024 में किसका होगा, लोकसभा होगा। हो सकता है कि 2025 में या 26 में क्या होगा, अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन हो जाए। फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल परिषद होती, इसका इलेक्शन हो जाए। तो कहने का मतलब है कि 5 साल में कम से कम मिनिमम 3 इलेक्शन तो कंडक्ट होते ही होते हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट होती हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ये स्कीम वगैरह चलाती हैं। और स्कीम कितना प्रोपोर्शनलिटी में आगे बढ़ी है कितना नहीं बढ़ी वो अलग चीज़ है। लेकिन मान लीजिए अगर ये 1000 लोगों को टारगेट करते हैं, तो इनमें से मान लीजिए 250 लोगों को तो मिल रहा है, तो किसी को तो मिल रहा है ना कुछ ना कुछ। इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के हम बात कर रहे थे। अब हम चलेंगे सीधा अब अपने नेक्स्ट पे आर्टिकल पे देखते हैं, क्योंकि बहुत कम आर्टिकल्स हैं। जो भी आर्टिकल्स हैं हमें बड़े ही सावधानी के साथ डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि कोई छूट ना जाए, क्योंकि जब ज़्यादा आर्टिकल होते हैं तो हम करते हैं। अभी देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन H2S, मैं थिकनेस इसका बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, ये और अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, H यहाँ पे लिखें H2S। ठीक है, एक गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, गैस रिलीज हुई थी कहाँ पे, ये लुधियाना, लुधियाना आपका पंजाब में पड़ता है। तो उसने गैस को लीक हुआ था, उसके पीछे मेजर रीजन क्या था, मेजर रीजन क्योंकि ये सीवर से रिलीज हुई थी ना, सीवर से, सीवर जो आपका नाला होता है वहां से ये जो कि हुई थी। तो अब इस चीज को लेकर के एक सेकंड थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए। ठीक है, अब जो ये इलेक्शन हुआ था वहां पे, जब लीक हुई तो उससे कई लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, और डेथ हो गई, और ये ऐसा कहा जाता है कि जो ये प्रोसेस चला, अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए, जो ये सीवर से रिलीज हुई गैस H2S, ठीक है, इससे लोगों की डेथ हो गई। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पैनल इस्टेब्लिश करके, ठीक है, पैनल इस्टेब्लिश करके जो कि उसका वो किया था, मतलब कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट अभी ये पैनल की जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट थी, इस पे सेटिस्फाई नहीं है। तो इस वजह से एक न्यू पैनल जो है कि इस्टेब्लिश करने के लिए एनजीटी ने इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें क्या रीजन आता है। तो अगर सवाल आप पूछा जाएगा कि रियल में ये जो गैस रिलीज हुई थी कौन सी थी, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि CS सेंटर दिल्ली से जो डिस्कशन होता है वो करंट अफेयर विद स्टैटिक के साथ रिलेट करके होता है। तो हमारे लिए तो NGT काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है रियल में। पहली बात देखिए, ये किस तरह की बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। टाइप्स में मतलब आपका किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इंस्टीट्यूशन, ये आपका स्टैट्यूटरी मतलब अंडर द एक्ट ये इस्टेब्लिश की गई है। आपके दिमाग में आएगा कब इस्टेब्लिश की, कौन से एक्ट कौन सा है इसके बारे में। तो इसके बारे में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर के हमने बात किया, इसको करते हैं, इसको हम फुल फॉर्म लिख देते हैं आपके साथ कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रियल में क्या है, कैसे काम करती है। यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपका दिक्कत ना हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल हरित क्रांति ट्रिब्यूनल। अब देखिए ये जो 2010 में इस्टेब्लिश की गई बाय द NGT एक्ट, बात समझ गए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर, क्योंकि देखिए मैं क्यों एक एक पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने सवाल पूछा है कब इसको लाया गया। क्योंकि एक एग्जाम होता है यूपीएससी का CAPF, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है। तो उसमें स्टेट की जो पुलिस होती है, डिप्टी SP, उसके रैंक के बराबर होती है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट। उसमें आप पैरामिलिट्री फोर्स जो होम मिनिस्ट्री से कनेक्ट होती है, जैसे
सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है। ठीक है, ये सारी फोर्स हो जाए ना, 6-7 है पैरामिलिट्री फोर्स। उनमें जो है कि ये एक तरह के काम करते, तो उसमें पूछा हुआ था कि एनजीटी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हमें पता होगा कि दिल्ली। दिल्ली। एक बार और भी पूछा हुआ था किसी एग्जाम में, कब इस्टेब्लिश किया गया, और इसको एक बार ऐसे भी करके पूछा गया था इस्टेब्लिश का कि किस तरह की बॉडी है और हेड क्वार्टर कहाँ पे है। राइट, तो ये हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद आते हैं जो एनजीटी है। ठीक है, जो ये एनजीटी है इसका अच्छा रियल में ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये था कि जो इन्वायरमेंटल जो इशू थे, इशूज या फिर जो केस, ठीक है, केस हो, तो इनको जो कि एनजीटी खुद देखेगी, एनजीटी। बट इसका जो फाइनल डिसीजन होता है, मतलब जो भी डिसीजन है दिस इसका फाइनल नहीं होता है, नॉट फाइनल डिसीजन होता है। मतलब ये अगर केस अगर देख लेते हैं, अगर आप पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो जुडिशरी में जाकर के। इसके बाद ये जो केस लड़ती है, केसेस वगैरह होते हैं, तो ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, कोई भी चीज़ें होती है, अगर हम बात करें यहाँ पे लेकर के आपके साथ तो। अब इसके बाद अगर हम और चीज़ें थोड़ा सा आप देख लेते हैं, मेरी नोट्स में कुछ और इसमें हो सकता है तो आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर जो केस होते हैं इन्वायरमेंट से, जैसे फॉरेस्ट से होते हैं प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, तो मतलब ये आपका सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। ये हमारा एनजीटी से रिलेटेड था। आई होप कि आप इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किए होंगे कि रियल में ये क्या है, इशू कैसे काम करता है। ये हमारा आज का पहला दूसरा तीसरा इशू था। अब हम चलेंगे आगे, डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए हम एडिटोरियल है ये सारा, एम के राघवन सर है, ये बहुत बड़े मतलब ऑफिसर्स भी रहे हैं आईएएस इनका। और उसके बाद यहाँ पे एक लिखे गए हैं 3-4, हम इसको जब डिटेल में डिस्कस करेंगे एडिटोरियल अलग से हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, अब शुरू करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए ये भी हम उसी में डिस्कस करेंगे एडिटोरियल में लेकर के आगे हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे, देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभी एक्सपोज हुआ है हॉस्पिटल में गाजा में, उसको लेकर के भी शॉक उभर रहे हैं। मतलब काफ़ी इस तरह का उनको लगा कि भाई ये सही नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये मतलब जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, संजय किशन कौल, ठीक है, अभी इन्होंने एक बात कही है, कहा कि जो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जो केस रिलेटेड है, हम हो सकता है कि आने वाले समय में इसको लार्ज बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि बेंच के पास हम भेज दें। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि रियल में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट हम देख सकते हैं। हम सभी लोग इस बात से भी अवगत होंगे और जान रहे हैं कि बहुत से ऐसी केस होती हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड होता है। उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो ईडी जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना, सीबीआई आती है, ईडी आती है, एनआईए आई है, इन सारी चीज़ों को। तो ईडी को लेकर के जो बात करती है कि हम कैसे प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग जो केस होती है उसको करेंगे, तो हमारे लिए इन्होंने ये कहा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट, पहली बात तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रियल में क्या होती है, इसको लेके हम डिस्कस करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पे आते हैं, आगे हम इस पे, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या, पहला बात हमारा जो होगा टॉपिक। ठीक है, टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे दो लिंक हो रहा है, एक हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है, और दूसरा अगर होगा तो हमारा यहाँ पे होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में याद है, पहली बात तो इसका हम फुल फॉर्म आपके लिखते हैं, न्यूज में क्यों रही अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने कहा कि हम प्रिवेंशन PMLA एक्ट जो है या फिर इससे जो केस रिलेटेड है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भेजेंगे, बेंच को भेजेंगे। तो पहली बात देखिए, जो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी
मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब देखिए रियल में क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। कोई मान लीजिए व्यक्ति है, अब वो पैसे कमाता है, मनी अर्ज करता है, मनी अर्ज करता है, और वो जो मनी होता है उस पर टैक्स नहीं देता है, ठीक है, और वो टैक्स बचा करके उस मनी का यूज करता है। तो टैक्स नहीं जब दिया, ठीक है, तो ये तो मनी क्या हुई, ये आपकी ब्लैक मनी हो गई। जब टैक्स नहीं दे रहे हैं आप किसी भी अर्निंग पे, सपोज करिए सीए सेंटर दिल्ली के पास इनकम आ रही है और वो टैक्स नहीं दे रही है गवर्नमेंट को, तो मतलब ये क्या है कि उसकी कमाई हुई जो राशि है वो अनटैक्स पेड है, मतलब बिना टैक्स कर दी हुई संपत्ति है। और दैट्स वाई दिस मनी बिकम एज ए ब्लैक मनी, मतलब काला धन बन जाता है। अब हमें ये टैक्स अगर देंगे, मान लीजिए कि अगर हम टैक्स देते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। सपोज करिए अगर हम टैक्स देते हैं किसी चीज़ पे, ब्लैक मनी, जैसे मैंने मनी कमाया और इस मनी में मैंने मान लीजिए कि 1 लाख रुपए कमाया, 100 रुपये कमाया, ठीक है, 100 रुपये मान लीजिए कमाया मैंने, और इस पे मैं अगर टैक्स दूं तो मान लीजिए 30% अगर देना है, ठीक है, 30% अगर टैक्स देना है इसको लेकर के, तो हमें 70 रुपये बचा। और अगर हम टैक्स बचाना चाहते हैं 30%, तो हम क्या करेंगे, एक वर्ड होता है मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। अब लॉन्ड्रिंग से पता चलता है धुलाई करना, क्या होता है, धुलाई करना। तो पैसे की धुलाई, बोलेंगे कि पैसे कैसे धुलाई करेंगे, अब बताते हैं। अब ये कहते हैं कि भैया 100 रुपये में तो 30 रुपये दिख रहा है, जब 100,000 करोड़ हो, ठीक है, तब तो बहुत 30% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, उतना कोई आदमी अच्छा खासा जो कि पूरे जीवन में नहीं कमाएगा। तो ये क्या करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, क्या करेगा, ये 100 रुपये को, ठीक है, और 100 रुपये को एक काम करेगा कि ऐसे तरीके से उसकी धुलाई करेगा कि सरकार की निगाह में ये आ जाएगा कि ये जो मनी है टैक्स पे की गई है। समझ रहे हो कैसे? सपोज करिए मैं यहाँ पे नया पेज ले रहा हूँ, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब कहेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इंडिया का मैप कहाँ से डाल दिए, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहीं पे आपका मालदीव पड़ता है, ठीक है, यहीं पे कुछ लोकेशन में इंडियन ओशन पे, और भारत का, इंडिया का और मालदीव के साथ ऐसा ट्रेड बना हुआ है कि अगर कोई मालदीव से इन्वेस्टर आता है इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो उसके इन्वेस्ट पे हम क्या करेंगे, 5% टैक्स लगाएंगे बस। लेकिन मालदीव के अलावा अगर कोई आता है तो हम उस पर 30% लगाएंगे। अब क्या करेगा, कोई आदमी कुछ हवाला के माध्यम से अपनी मनी यहाँ पे ला देगा, ठीक है, और यहाँ से फिर जो है कि इंडिया में डालेगा, और इंडिया में जब डालेगा तो वो 5% देगा, 5% देगा बजाय कि 30% के। तो इसको 25% का तो प्रॉफिट हो रहा है ना, 25% टैक्स नहीं दे रहा। और ये क्या होगा, जो इसका 100 रुपया, 100 रुपये से 30 रुपये जा रहा था और 70 रुपये सेविंग हो रही थी, तो अब ये सेविंग 95 रुपीज होगी, ठीक है, रुपीज होगी, और टैक्स कितना जाएगा, 5 रुपये, 5%। तो इसको क्या है कि 95 रुपीज, 30 रुपये, 25 रुपये बच रहा है। तो इससे क्या मनी लॉन्ड्रिंग कर देना होता है, धुलाई कर देना माल जी के जाते ही। तो इस एक्ट को, अब इस एक्ट के थ्रू यही रोकने की कोशिश की जाती, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो नेता होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं लॉन्ड्रिंग करते हैं, धुलाई करते हैं पैसे की, और ब्लैक को, ब्लैक मनी को क्या बोलते हैं, वाइट, वाइट मनी बोलते हैं। बात समझ गए? इस चीज को लेके हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर जूम इन करूंगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो है ये कब आया, ये 2002 में इसको लाया गया, और इन फोर्स
मतलब काम कब से करने लगा? 2005 से जो है कि ये फंक्शन करने लगा। अगर कोई पाया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत, अगर कोई पाया जाता है, फाउंड अगर किया जाता है कि ये व्यक्ति ने इस तरह का हरकत किया है, तो समझ सकते हैं आप कि जो हमारी एक इंटेलिजेंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक। हालांकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत पहले से बनी थी, बट इसको और पावरफुल बनाने के लिए एक लॉ लाया गया कि लॉ के अंदर जो प्रोविजन है वो इसी के आधार पे करेगा। ईडी आपका 1960 के आसपास ही स्टैब्लिश कर दी गई थी, लेकिन एक्ट कब आया आपका? 2002 से 2005 में आया, ठीक है। तो अब क्या है कि इस बीच में इसको ईडी तो थी, काम कर रही थी, बट इसको पावर और बढ़ा दिया गया इस एक्ट के द्वारा। इसकी जो पावर थी, पावर को और बढ़ा दिया गया। बात समझ रहे हो? तो अब क्या हुआ, इस हिसाब से इसको पावर और मिला। तो अब क्या करना, ईडी अगर किसी की पाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी सील कर देगी, ठीक है, जहां भी प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, उसको पनिशमेंट भी दिया जाए। पनिशमेंट मतलब फाइन भी होगा और जेल भी होगी। जेल 3 साल से लेके 7 साल होगा। बात समझ रहे हो? तो ये था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि काफी सीरियस मामला, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे इन्होंने कहा कि अब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजेंगे। तो हमारे लिए अब तो दूसरा टॉपिक यहाँ से निकल करके आता है। भैया ये एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये निकल करके आता भैया कि ये क्या है, आप क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई इशू है, ये टेम्पोररी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है सी, हम इसको सीबी बोल रहे हैं, ठीक है। ये बात देखिए, टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी मतलब किसी पार्टिकुलर इशू पे, पार्टिकुलर इशू पे इसको जो है कि फॉर्म किया जाता है बाय सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जैसे ही पर्टिकुलर इशू सॉल्व होता है, ठीक है, और इस बेंच को डिजॉल्व कर दिया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है और एक अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशन से। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तब कही जाएगी बेंच जब मिनिमम इसके 5 जज हों, 5 से ज्यादा हो जाएंगे। और अभी तक जो सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो बेंच बनी थी वो केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस में इसको बनाया गया 1973 में। और ये थी बेंच 13 लोगों की, और ये जजमेंट पास हुआ था 7 और 6 के रेशियो से। 3 लोगों ने इसके समर्थन में वोट दिया, जिससे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आधारभूत संरचना, ठीक है। इसको हम कहते हैं आधारभूत संरचना। बात समझ गए? अब यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद अगर और भी कुछ सवाल बनते हैं निकल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से, तो कुछ इस तरह से बनेंगे, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से निकल गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेकर के। पहले हमने कहा कि ये टेम्पोररी होती है। दूसरा हमने इसमें क्या कहा कि भाई ये जो है आपके एक तरह से बता सकते हो कि कम से कम मोर देन 5 लोगों से होनी चाहिए, ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए। उसको सीजेआई इस्टेब्लिश करती है। और इसके बाद इसका जो काम होता है, इसको करना होता है कि पर्टिकुलर इशू को लेकर के ये 5, 7, 9, ठीक है, कितना होता है, 5, 7, 9, ऐसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं। अब देखिए आपके दिमाग में क्यों आएगा 5, 7, 9 क्यों कर रहे हो? अब यहाँ पे हालांकि अभी हमारे दिमाग में आया है एक चीज, ये ऐसा क्यों करते हैं कि मान लीजिए 4 कर दें, कोई इशू पे 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो मामला फरियाएगा ही नहीं ना। अब 5 हैं, इसको 2 पार्ट में बांटना है,
तो इसको तो एक तरफ 2 होंगे, एक तरफ 3 होंगे, यही तो हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या फिर 4 हो, 2 हो, ठीक है, या 5 हो, 1 हो, ठीक है, या फिर टोटल 6 हो, या फिर ऐसे कुछ बन सकता है ना मतलब सीरीज। और अगर बराबर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए होगा भी तो इसे 7 है, 7 पे भी वही होगा, 3 और 4 का बनेगा, ठीक है, 2 2 और 5 का बनेगा, 1 और 6 का बनेगा। बात समझ रहे हो? तो अब ऐसे बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा ना हो कि बराबर इक्वल हिसाब से जो कि सारी चीज़ें इसमें लगाई जा सकती हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेकर के। अब हम आगे आते हैं। हाँ, अभी देखिए कि एक बात आई है, सेंट्रल ने नोटिफाई किया है 17 जजों को 8 हाई कोर्ट में आज जज के रूप में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? हमारे लिए तो पहली बात यही इंपॉर्टेंट है ना, हमें चीज़ों को समझे। एक सेकंड, देखिए, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द जज हुआ है, तो ये कोलोजियम सिस्टम से होते हैं, कोलोजियम सिस्टम। और ये आपका 1998 में आया था थर्ड जजेस केस में। अब कोलोजियम क्या करती है, गवर्नमेंट को वो नेम सजेस्ट करती है, फिर गवर्नमेंट इनको ये रिकमेंडेड करती है प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेड करती है, और प्रेसिडेंट फिर क्या करता है, फिर अपॉइंट करता है किसको, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, ठीक है, अपॉइंट करता है। बट ओथ, यहाँ पे ओथ की अगर हम बात करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनका तो प्रेसिडेंट खुद ही कर लेता है। और लेकिन जब हम हाई कोर्ट के जजों की बात करते हैं ओथ में, तो इसका जो स्टेट का गवर्नर होता है ये करता है। अब देखिए, भी एक इशू आया हुआ था, क्वेश्चन भी शायद पूछा हुआ है कि जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जजेज होते हैं, इनका जो वेतन है, पेमेंट वगैरह, जब मतलब वर्किंग में है, ठीक है, जब ये वर्किंग में है, तो इनका जो पेमेंट जो है, खर्च एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ से दिया जाएगा, तो ये कंसो, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट्स, ठीक है। बट जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है, जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे, तब इनका जो पेंशन वगैरह होता है, सारी चीजें पेंशन, फिर ये कौन देगा, कहां से, ये कंसोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया से दिया जाता है, इसको हमें पता चाहिए। और ये कोलोजियम केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लोगों का ही जो है कि ये करती है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी और का कर लेती है, मतलब लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट में इसका उतना रोल नहीं होता, हाँ कि कुछ चीज़ें तो फॉलो करते ही हैं ये लोग, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लेकर के है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इसको देख लेते हैं। हाँ, भी देखिए, अयोध्या टेम्पल बन रहा है, हम सभी को पता है 2019 18-19 से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा था जम्मू कश्मीर, और उनमें से एक और था जो कि राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट भी सुनाया, उसका सभी लोगों ने वेलकम किया, कहा ये यार इतना दिन का इशू है, इसको छोड़ो, हटाओ, जो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके अपना चीज़ें कर दे। कुछ लोग कंप्रोमाइज़ किए, कुछ लोग उत्साह मनाए कि हम जीते। तो जीत हार की बात नहीं होती है, अगर कोई घर का आदमी है तो वो अलग एक गलत फहमी होती है कि लोग अपने आप को डिक्लेयर करते हैं हम सुपीरियर हैं, वो इन्फीरियर है, बट ऐसा होता नहीं है। और अयोध्या में कहा गया कि FCRA एक्ट के अंतर्गत अब अयोध्या के जो ट्रस्ट है ये विदेशी पैसा ले सकता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट FCRA एक्ट है। तो पहली बात तो हमें FCRA का पूरा पता होना चाहिए कि रियल में ये FCRA है क्या, ठीक है।
FCRA, ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, एफसीआरए एक्ट आपका 1976 में आया था, 1976 में आया था, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैप ड्रॉ करके फिर उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इंडिया का मैप है, मैं छोटा सा इंडिया का मैप बना रहा हूँ। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, अब समझिए कि राम टेम्पल आपका यहाँ यहाँ पे पड़ता है, क्या बोलते हैं आपका, अयोध्या, फैजाबाद, अवध वाले रीजन में। और कोई इंडोनेशिया में है, यहाँ पे इंडोनेशिया है। ठीक है, ये यहाँ पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का कोई है, और ये चाहता है कुछ डोनेट करें हम इनको राम टेम्पल में, राम टेम्पल में। तो इसमें ये नहीं है कि कोई भी दे दिया, विदेश से पैसा ले लिया और कोई पूछने ताकने वाला नहीं। अगर ये पैसा देगा तो हमारे एक्ट के हिसाब से देगा। तो जब ये FCRA एक्ट है, कौन सा एक्ट है, FCRA, अब इसमें रेगुलेट किया जाएगा किसने दिया, किसको दिया और कहां पे यूज किया। किसने दिया, देने वाला का, गिवर टेकर दोनों होंगे, फिर एक्सपेंडिचर कहाँ पे, तीनों चीज पता होना चाहिए। और ये रेगुलेट किया जाता है FCRA एक्ट 1976 के अंतर्गत इसको किया। अब इसमें ऐसा कुछ सवाल बन सकता है लेकर के, क्या ये इंडिविजुअल पे भी लागू होता है। देखिए, ये इंडिविजुअल पे भी लागू होता है, इंडिविजुअल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन पे भी, NGO पे भी लगता है। ठीक है, कोई भी अदर कोई ग्रुप्स हो उन पे, सबके पॉलिटिकल पार्टी पे भी लगता है। कोई भी अगर लेता है कोई विदेशी पैसा तो उस पर जो कि ये चीज़ें लगेंगे। अब लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे का जो है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से वही लास्ट होना चाहिए आज का। और कोई एक दो और होगा तो उसको अलग बात है, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, MSP को लेकर हम डिस्कस करें। तो भारत सरकार ने क्या किया है, जो राबी फसल होने वाली है, राबी, राबी हमें पता है कि दीपावली के बाद, दीपावली के आसपास, दीपावली के आसपास जो है कि जो क्रॉप्स बोई जाती है ठंडी वाली विंटर सीजन का, जैसे स्पेशली वीट होती है और मस्टर्ड होता है, ग्राम चना जो होते हैं उसको लेके। तो स्पेशली अगर वीट की बात करें तो 150 रुपये बढ़ा दिया गया। अब इस साल जो सरकार की खरीद होगी गेहूं का, वो 2275 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेचा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज़ को देखिए। अब हम MSP का टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा, MSP। MSP इसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्य के रूप में यूज करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। यही ऑब्जेक्टिव है। हालांकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ अब इसका, बैकग्राउंड में, कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ठीक है, वो पता है 1960 की डिकेड में आया, स्पेशली 1965 के आसपास। अभी जो इसके फादर थे, फादर मतलब फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामी नाथन सर थे, उनकी अभी डेथ हो गई है। ठीक है, ये जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हम फूड में सरप्लस हो गया, सरप्लस ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने लगे, जितना हम खाते थे, ठीक है, कंज्यूम जितना करते थे उससे ज़्यादा हमने किया। और अब क्या हुआ कि हम एक्सपोर्टर भी बन गए 5 साल के अंदर। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को ये लगा ना कि अगर किसानों को
ये अश्योर नहीं किया जाएगा, अश्योरेंस नहीं अगर दिया जाएगा कि आप प्रोड्यूस करिए और हम आपका प्राइस कम नहीं होने देंगे। अगर मार्केट में प्राइस कम होती है आपके उत्पादन की तो वो गवर्नमेंट खरीदेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदेगी किस पे? एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। इसको लाके आप कहाँ पे लिंक करिए? किसान मूवमेंट से, जिसमें कह रहा था कि इसको लीगल स्टेटस दीजिए। तो समझिए कि कोई लीगल स्टेटस नहीं है, सरकार की मनमर्जी दे रही है, दे रही नहीं देगी तो क्या करेंगे? लेकिन सरकार की भी मजबूरी है, नहीं देगी तो किसान देश में 70% 60% है, वोटें नहीं देंगे। भैया आप चलाओ, तुम मत दो एमएसपी, हम तुम्हें ही नहीं आने देंगे, जो हमें एमएसपी देगा हम उसको कहेंगे भैया आओ आप करो। तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे। तो एमएसपी को लेकर ये चीज़ की अश्योर किया, अच्छी खासी चली। अब क्या होता है, ये जनरली आपका देखा जाए, एक सेकेंड, ये एमएसपी आपका 23 क्रॉप पे दी जाती टोटल, राबी खरीफ जायद सबके, ठीक है। और ये CACP एक कमीशन है प्राइस का, इसके रिकमेंडेशन पे दिया जाता है, रिकमेंडेशन पे। जबकि एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के हिसाब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट बस समझ लीजिए। और एमएसपी पे कौन खरीदता है? FCI, फूड कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खरीदती है। अब ये क्या करेगी? स्टोर करेगी, स्टोर करके रख लेगी अपने पास में। तो अब इसको क्या करेगी? जैसे मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है, BPL PDS जो होती है, उसमें ये कंट्रीब्यूट जो कि बांटेंगे कैसे? अब यहाँ पे मान लीजिए गेहूं 2200 रुपये क्विंटल खरीदे, ठीक है, 2200। अब इसको जो है कि क्विंटल का मतलब ये भी हो गया ना कि आप 22 रुपये पर केजी के हिसाब से भी खरीद रहे हो, कैलकुलेशन तो यही बोल रहा है, 1 किलो और 1 क्विंटल। तो आप ये क्या करें, 22 ले रहे हैं और जब इसको देंगे ना तो 5 रुपये 6 रुपये केजी देंगे, तो आपके दिमाग में आएगा ये 17 रुपये 18 15 रुपये ये जो घाटा हो रहा है वो कौन भरता है? तो देखिए, सरकार फायदा कमाने के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए, गरीबों के लिए। उसके पीछे कई रीजन है। पहला तो पॉलिटिकल पार्टी का अपना फायदा है। दूसरा जो होता है, हम अपने सिटीजन्स को भूखे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एग्रीकल्चर है, हर जगह नहीं होती है सब चीज़, और सभी के पास पर्याप्त खेत नहीं है, और सभी लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि इस चीज़ को खरीद सके। इसको किया गया। और जनरली बात की जाती है, अगर यहाँ पे देखें तो ऐसा कोई अब इसमें नहीं है सीजन। तो ये जो एमएसपी होती है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो एमएसपी ये होती है, एक सेकेंड, एमएसपी इसको जब क्रॉप्स बुआई होने की तैयारी में है उससे पहले ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नवंबर में, ठीक है, नवंबर में वीट गेहूं की और मस्टर्ड चना की जो कि बुआई शुरू हो जाएगी। तो अब इसके पहले ही एमएसपी अनाउंस कर दी गई, ठीक है। अब क्या कि फार्मर क्या करेंगे? फार्मर कहेंगे ओ ओके कोई दिक्कत नहीं, चलो बुआई करते हैं, प्राइस गिरेगी तो हम करेंगे। आपके दिमाग में आएगा इसके पीछे पर्पज क्या है, और पर्पज हम देख लेते हैं। पर्पज के बारे में बात करें, सबसे पहली बात अगर देखिए तो यही हो जाती है कि प्राइस को इस्टेब्लिश करना। जैसे मान लीजिए कि देश में अगर गेहूं ही ना हो, तो पिछले समय कुछ हुआ था ना, पिछले साल अभी देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा आटे की दाम बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्यों? जो यूक्रेन क्रीमिया और रसिया का वार चल रहा है, वहाँ पे जो कि ब्लैक अर्थ बोला जाता है, मतलब वहाँ से गेहूं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, पूरे विश्व में जाता है, वहाँ से सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो गई, प्राइस पूरे विश्व में, भारत में भी बढ़ गई। भारत एक्सपोर्ट कर रहा था, पता चले कि घर में ही प्राइस बढ़ गई। भारत ने कहा कि नहीं, गेहूं को हम विदेश में नहीं भेजेंगे, अपने नागरिकों को खिलाएंगे। तो इसमें यह है कि एमएसपी का यह है कि प्राइस को इस्टेब्लिश करना, मतलब कंट्रोल करना होता है प्राइस को। दूसरा होता है फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। तीसरा, जो फार्मर्स होते हैं उनको एश्योर करना कि भाई ऐसा है कि जो आप ये कर रहे हो आप बढ़िया से करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम एमएसपी कर रहे हैं, ये कई फायदे होते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव था। और जो एमएसपी होती है जनरली, ठीक है,
इसके कुछ पॉजिटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी नॉर्म्स होते हैं, कुछ नेगेटिव नॉर्म्स होते हैं। जब ये एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे कितने दिन की सब्सिडी होती है। तो ये हमारा आई थिंक आज का लास्ट आर्टिकल था। सारे आर्टिकल हमने लगभग डिस्कस लिया, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स का है, इस समय चल रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी डाउट्स हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे मुझे पता चल सके कि नहीं हम किस लेवल पे कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपसे। और दूसरी चीज़, जल्द ही हम जो है कि फ्री और जीएस मतलब क्लास चलाएंगे। एक मिनिमम अमाउंट रखा जाएगा कि जनरली जो फॉर्म का होता है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।